जंग जीतने के लिए पुतिन अब सारी हदें पार करते दिखाई दे रहे हैं और अब यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों ने तो यहां तक दावा किया है कि उत्तरी यूक्रेन के कई मोर्चों पर रूसी सैनिक यूक्रेन की सेना की वर्दी पहनकर हमला कर रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के सैनिकों को यह पता लगाने में बहुत देर लग रही है कि जो यूक्रेनी सैनिक उन पर हमला कर रहे हैं वो यूक्रेनी सैनिक है ही नहीं बल्कि वो रूस के सैनिक हैं। और पुतिन ने इस वर्दी युद्ध में अब ज़ेलेंस्की के भी होश उड़ाकर रख दिए। रूस ने अब यूक्रेन के खिलाफ बहरूपिया युद्ध शुरू कर दिया है, या यूं कहें कि डुप्लीकेट जंग शुरू हो चुकी है। एक 1000 नहीं 10,000 दिन तक युद्ध को तैयार। यूक्रेनी कमांडरों के बीच मौजूद 46 साल के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भले ही दावा करें कि वो 1000 नहीं बल्कि 10,000 दिनों तक रूस से युद्ध करने को तैयार है, लेकिन हकीकत में आज की तारीख में यूक्रेन एक ऐसा हारा और हांफता हुआ देश बनता जा रहा है जिसे चारों तरफ से धोखे पर धोखे मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 72 साल के राष्ट्रपति पुतिन ने खुफिया युद्ध का ऐसा भ्रम जाल फैलाया है कि यूक्रेनी सेना को समझ में नहीं आ रहा कि जिन सैनिकों पर वो गोली चला रहे हैं वो रूसी सैनिक हैं या फिर यूक्रेनी सैनिक। जी हां, हम आपको पुतिन के बहरूपिया युद्ध का वो सच दिखाने जा रहे हैं जहां ज़ेलेंस्की का यूक्रेन 10,000 दिनों की जंग में भी रूस को कभी हरा नहीं पाएगा। पुतिन का बहरूपिया युद्ध शुरू। इन दो तस्वीरों से समझ लीजिए कि रूस यूक्रेन की लगभग 1000 दिन से चल रही जंग में इस वक्त कौन कौन सी जंगी चालें चली जा रही हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्यों यूक्रेनी सेना को अब कहना पड़ रहा है कि पुतिन डुप्लीकेट युद्ध कर रहे हैं, क्यों यूक्रेनी सैनिकों के सामने ऐसे रूसी सैनिक जंग कर रहे हैं जो यूक्रेनी वर्दी पहने हुए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्यों नाटो की गद्दारी से खफा ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि हम 1000 नहीं बल्कि 10,000 दिनों तक जंग को तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि रूस ने लगभग 1000 दिन की जंग में अच्छी तरह से समझ लिया है कि नाटो के 32 देश भले ही यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार लड़ने के लिए देते रहे, लेकिन एक भी नाटो देश रूस से सीधी जंग करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, चाहे फिर वो अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी। जंग जीतने के बेहद करीब पहुंच चुके पुतिन ने आखिरी दौर में ऐसा युद्ध करना शुरू कर दिया है जिसकी वजह से यूक्रेनी सेना का दिमाग चकरा गया है। पूर्वी यूक्रेन में पुतिन का बहरूपिया युद्ध शुरू हो चुका है। यूक्रेनी सेना के टॉप कमांडरों का दावा है कि उत्तरी यूक्रेन में अग्रिम मोर्चे पर कुपियांस्क शहर पर रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी सेना की वर्दी में भयानक हमला किया है। रूसी सैनिक यूक्रेनी सेना की वर्दी पहने हुए थे, उनके पास यूक्रेनी झंडा और यूक्रेनी पहचान पत्र थे। यूक्रेनी वर्दी में रूसी सैनिकों के इस चाल में असली यूक्रेनी सैनिक बुरी तरह से फंस गए और डुप्लीकेट यूक्रेनी सेना या रूसी सेना मोर्चा पर जीत गई। दावा किया जा रहा है कि रूस के डुप्लीकेट युद्ध से यूक्रेनी सेना बुरी तरह से कुपियांस्क मोर्चे पर हार गई है। І це саме те, що Путін давно хоче. Йому вкрай важливо послабити його ізоляцію Росії і вести перемовини як звичайні перемовини, які не будуть нічим завершені। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की राजधानी कीव में बैठे यूक्रेनी कमांडरों का दावा है कि उन्होंने रूस के डुप्लीकेट युद्ध को नाकाम कर दिया है। यूक्रेनी सेना के प्रवक्ता कैप्टन एंड्री कोवालियो ये मानने को मजबूर हुए हैं कि यूक्रेनी वर्दी पहने रूसी सैनिकों ने उत्तरी यूक्रेन में अग्रिम मोर्चे पर कुपियांस्क शहर में जंग की, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं है कि कुपियांस्क में वो यूक्रेनी वर्दी पहने रूसी सेना से हारे हैं।
यूक्रेनी कैप्टन एंड्री कोवाल्योव का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि रूसी सैनिकों ने सैन्य हार्डवेयर के 15 टुकड़ों का इस्तेमाल किया, जिसमें टैंक, बख्तरबंद लड़ाकू वाहन और UR-77 खदान साफ करने वाले वाहन शामिल हैं। इन सभी को तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। वहीं वॉर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर रूस का उत्तरी यूक्रेन के शहर कुपियांस्क पर कब्जा पूरी तरह से हो गया तो इससे रूसी खार्किव क्षेत्र के पश्चिम में बड़े इलाके पर आसानी से कब्जा कर लेगी। शायद इसीलिए पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ उत्तरी यूक्रेन में बहरूपिया युद्ध छेड़ दिया है। पुतिन ने कर दिया नाटो साफ। इधर यूक्रेनी सेना रूसी सेना के सामने टिक नहीं पा रही है। अभी तक लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला करने की अनुमति यूक्रेनी सेना को मिल नहीं पाई है, जिसकी वजह से रूस को यूक्रेन हरा नहीं पा रहा है। इधर राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप की तारीफ में कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिसे सुनकर ट्रंप और अमेरिका के लोग गदगद हैं, जबकि पुतिन के इन्हीं बयानों को सुनकर ज़ेलेंस्की का खून सूखता जा रहा है। या ये कहें कि पुतिन ने अपनी डिप्लोमेसी वॉर प्लान से नाटो को यूक्रेन जंग में लगभग साफ कर दिया है। अब आप ये भी जान लीजिए कि इस वक्त ज़ेलेंस्की नाटो के सबसे ताकतवर देशों अमेरिका, जर्मनी और हंगरी से बेहद नाराज क्यों है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के खिलाफ जबरदस्त नाटो कार्ड खेल दिया है। पुतिन ने नाटो देश अमेरिका, जर्मनी और हंगरी को रूस यूक्रेन जंग में ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है कि वो किसी भी कीमत पर रूस से सीधी जंग को तैयार नहीं है। अमेरिका के नए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि पुतिन मेरे दोस्त हैं, मैं जंग रुकवा दूंगा। वहीं नाटो देश जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने 28 घंटे पहले पुतिन से फोन पर 1 घंटे तक बात की है। पुतिन और चांसलर ओलाफ स्कोल्स की बातचीत से ज़ेलेंस्की बुरी तरह से खफा हैं, जबकि यूक्रेन जंग के धुर विरोधी नाटो देश हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन ने तो दो टूक कह दिया है कि यूक्रेन इस वक्त हारा हुआ युद्ध रूस से कर रहा है। Канцлер Шольц казав мені, що збирається подзвонити Путіну. Дзвінок Олафа, на мою думку, це скринька Пандори. Тепер можуть бути і інші розмови, інші дзвінки, просто багато слів. Az amerikaiak ki fognak szállni ebből a háborúból. Ezt is nem fogják bátorítani a háborút, nem fogják azt mondani, hogy a háború jó dolog. Donald Trumpról sok mindent szoktak mondani, azok is, akik nem kedvelik, de egy dolgot senki sem kérdőjelez meg. Ez pedig az, hogy ő nem indít háborút. आखिरी दौर में चल रही रूस यूक्रेन जंग में नाटो देशों ने जिस तरह से यूक्रेन से किनारा करना शुरू कर दिया है वो यूक्रेन पर बहुत भारी पड़ने लगा है। जबकि दूसरी तरफ ट्रंप की जबरदस्त जीत से गदगद पुतिन ने उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के साथ मिलकर यूक्रेन पर दो तरफा हमले शुरू कर दिए हैं। उत्तरी कोरिया की सेना रूसी सेना के साथ मिलकर कुर्स्क से पूर्वी यूक्रेन पर जबरदस्त हमले कर रही है। कुछ रिपोर्ट के दावों के मुताबिक हर दिन लगभग 1100 यूक्रेनी सैनिक रूसी सेना के हमलों में मारे जा रहे हैं। इस हिसाब से यूक्रेनी सेना अगले 10 दिनों में ही पूर्वी यूक्रेन में खत्म हो जाएगी। यानी यूक्रेन के पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। या तो नाटो का सबसे मजबूत और ताकतवर देश अमेरिका साथ दे, वरना यूक्रेन हार जाएगा। जरा नाटो देश हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट का ये वीडियो देखिए। हैरान परेशान ज़ेलेंस्की नाटो देशों के नेताओं के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तस्वीर इसी महीने 7 नवंबर 2024 की है। ईपीसी शिखर सम्मेलन में हंगरी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली जैसे देशों ने साफ इशारा किया है कि ट्रंप अब युद्ध में यूक्रेन का साथ नहीं देंगे। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि हंगरी, फ्रांस, ब्रिटेन, तुर्की, इटली जैसे देशों के प्रमुख यूक्रेन को रूस के हमलों से कैसे बचाएं, इसको लेकर माथापच्ची कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ ट्रंप की वजह से हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ ईपीसी शिखर सम्मेलन यूक्रेन की मदद करने पर एकजुट नहीं हो पाया है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की तरफ से साफ ऐलान कर दिया है कि वो रूस यूक्रेन जंग 20 जनवरी से पहले रोक देंगे। यानी अमेरिका की मदद के बिना बाकी नाटो देश यूक्रेन की मदद नहीं कर पाएंगे। जरा देखिए, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हंगरी और फ्रांस के राष्ट्र प्रमुखों ने रूस यूक्रेन जंग पर क्या कहा है।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने तो यहां तक कह दिया कि अगर रूस यूक्रेन जंग जीतता है तो यूरोप के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। मैक्रों ने तो यहां तक इशारा कर दिया है कि अब नाटो और यूरोपीय देशों को अमेरिका के बिना अपने दम पर यूक्रेन की मदद करनी होगी। हम हाथ पर हाथ रखकर पुतिन के रूस को जीतता हुआ नहीं देख सकते। इधर दूसरी तरफ पुतिन और किम के प्लान से ज़ेलेंस्की बुरी तरह से घबरा गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि रूस के जिस कुर्स्क में उसके सैनिकों ने 400 वर्ग मील और 100 रूसी गांवों पर कब्जा किया है, उन इलाकों में अब रूसी सेना उत्तर कोरिया के खूंखार सैनिकों के साथ मिलकर हमला कर देगी। और ऐसे हालात में यूक्रेन के सैनिकों के सामने सिर्फ एक रास्ता बचेगा, वो है रूस के कुर्स्क से मैदान छोड़कर भागो। इन्हीं हालातों को देखते हुए नाटो देश चेक गणराज्य राष्ट्रपति पेट्र पावेल ने जो कहा, उसे सुनकर भी ज़ेलेंस्की के पांव तले जमीन खिसक गई है। राष्ट्रपति पेट्र पावेल ने रूस यूक्रेन जंग पर बोलते हुए कहा है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रहे युद्ध को रोक सकते हैं। साथ ही पेट्र पावेल ने यह भी कह दिया कि ट्रंप की ये कोशिश नाटो, यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगियों को बैकफुट पर डाल देगी और नाटो कमजोर हो जाएगा। कुल मिलाकर हालात ये हो गए हैं कि हार की कगार पर पहुंच चुका ज़ेलेंस्की का यूक्रेन अब पुतिन के जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। अब देखना होगा कि पुतिन और ट्रंप मिलकर यूक्रेन को किन शर्तों पर सरेंडर कराते हैं। इस जंग के दरमियान ईरान अब बुरी तरह से हताश है। ईरान बहुत ज्यादा परेशान है और ईरान बौखलाया हुआ भी है। ईरान बदले की आग में जल रहा है, लेकिन ईरान बदला नहीं ले पा रहा है। मुसीबत और हालात के दुष्चक्र में अली खामनेई ऐसे फंसे हुए हैं कि एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। इस बीच अली खामनेई के बीमार होने की भी खबर है और ऐसी कई रिपोर्ट छप रही हैं। और यह भी बात सामने आई कि उन्होंने अपने दूसरे बेटे को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। खबर की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ऐसा है तो ईरान का सुप्रीम लीडर इजराइल से कब और कैसे बदला लेने की कर रहा है तैयारी, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। तेहरान से लगभग 20 मील दूर पार्चिन सैन्य परिसर, तालेगन 2 कॉम्प्लेक्स, ईरान का सबसे सीक्रेट परमाणु ठिकाना। छिपाता रहा अब तक ईरान, बताया नहीं इजराइल ने भी, कल तक कहा नहीं था अमेरिका ने भी कि 26 अक्टूबर को सिर्फ ईरान के 4 सैनिकों की मौत नहीं हुई, अली खामनेई के परमाणु महल बनाने का सपना भी जमींदोज हो गया। अली खामनेई के अंदर की आग बदले की ज्वाला के रूप में बाहर फैल रही है। तेहरान में मीटिंग पर मीटिंग हो रही है। बीमार, हताश और परेशान 85 साल के अली खामनेई ने मुट्ठी बांधकर ऐलान किया है कि इजराइल को जलाकर राख कर देंगे, लेकिन कब, कैसे, तारीख नहीं बताएंगे। इस बीच ईरान से एक और बड़ी खबर आई है कि अली खामनेई ने अपने दूसरे बेटे मुज्तबा खामनेई को उत्तराधिकारी चुन लिया है। खबर की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन किसी भी वक्त तेहरान से इसकी प्रेस रिलीज जारी हो सकती है। तो पिता के राज में खाक हुए परमाणु सेंटर का बदला अब बेटा मुज्तबा खामनेई लेगा। यहां भी सवाल अनुत्तरित है, कब और कैसे, जिसे लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं उसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। आपको मुज्तबा खामनेई की कुंडली भी दिखाएंगे, लेकिन पहले परमाणु सेंटर की तबाही से तेहरान में मची कोहराम की डिटेल देख लेते हैं।
पार्चिन सैन्य परिसर तालेघन 2 कॉम्प्लेक्स में ईरान ने परमाणु ठिकाना बना रखा है। इस फैसिलिटी पर 26 अक्टूबर को दर्जनों इजरायली फाइटर जेट ने हमला किया। पार्चिन सेंटर पर ईरान ड्रोन और मिसाइलों का निर्माण भी करता है। एयर डिफेंस सिस्टम, बैटरियों का निर्माण भी करता है। तालेघन 2 परमाणु केंद्र ईरान का बहुत सीक्रेट परमाणु अड्डा था। तालेघन 2 परमाणु केंद्र पर हुए हमले ने ईरान की परमाणु बम बनाने की क्षमता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। ईरान ने वर्षों से प्रतिबंध की मार सिर्फ इसलिए झेली है क्योंकि उसे परमाणु ताकत बनना है। हालांकि ये परमाणु ताकत बढ़ाने की दलील नागरिक जरूरतों के लिए देता रहा है। कहता रहा है कि परमाणु ताकत का सैनिक इस्तेमाल नहीं करेगा, लिहाजा ईरान अगर हमले के असर को कबूल करता है तो उसे परमाणु अप्रसार संधि के उल्लंघन को कबूल करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जो वो कभी नहीं कर सकता है। सवाल है फिर ईरान क्या करेगा, लेकिन तारीख गवाह है कि ऐसा होता कहाँ है। तेहरान टाइम्स के हवाले से कहा गया है कि मेजर जनरल हुसैन सलामी ने कहा है कि इजरायल को दर्दनाक झटके लगेंगे। जवाबी कार्रवाई का इंतजार करें। हम अपनी प्रतिक्रिया का समय और तरीका तय करते हैं और हम इसमें संकोच नहीं करेंगे। जवाबी कार्रवाई विनाशकारी होगी। हम ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। ईरान तीसरी बार इजरायल पर हमले की तैयारी कर रहा है। इसी साल अप्रैल में पहली बार, 1 अक्टूबर को दूसरी बार और अब तीसरी बार ईरान इजरायल पर टूट पड़ेगा। लेकिन क्या इजरायल हाथ पर हाथ धरे ईरान के हमले का इंतजार कर रहा है? कदापि नहीं। इजरायल की तैयारी ईरान का ईंट से ईंट बजा देने की है, लेकिन इसकी डिटेल आगे। अभी ईरान की वो परमाणु कथा जिसके इंटरवल में ही पर्दा गिर गया है। परमाणु शक्ति संपन्न होना मतलब बहुत शक्तिशाली होना, लिहाजा ईरान की बौखलाहट आप समझ सकते हैं और इजरायल से बदले की भावना का चरमोत्कर्ष क्या हो सकता है, इसका भी अंदाजा लगा सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि ईरान इजरायल के खिलाफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 को अंजाम देने वाला है। तालेघन 2 परमाणु केंद्र पर हमले ने ईरान के परमाणु ऑपरेशन की सबसे गुप्त परतों को भेद दिया है। यह क्लियर संकेत है कि इजरायल के पास ईरान की गुप्त गतिविधियों के बारे में गहरी जानकारी है। इस साल की शुरुआत में अमेरिका और इजरायल के खुफिया एजेंसियों ने पार्चिन के तालेघन 2 परिसर में फिर से गतिविधि का पता लगाना शुरू किया था। ईरान की गतिविधियां कथित तौर पर इतनी गुप्त थीं कि ईरानी सरकार के केवल एक छोटे से हिस्से को ही उनके बारे में पता था, लेकिन ईरान भेद छुपा न सका और अंजाम ये है कि अब ईरान की प्रतिष्ठा पर बनाई है। यहां नोट करने वाली बात है कि ईरान बुरा फंसा है 2 तरीके से। पहला ये कि अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला होने की सूरत में भी इजरायल को जवाब नहीं दिया तो मिडिल ईस्ट ही नहीं पूरी दुनिया में उसकी साख को धक्का लगेगा। दूसरा ये कि अगर इजरायल पर ईरान हमला कर देता है तो जैसा कि अमेरिका धमकी दे चुका है कि परिणाम विनाशक होंगे। मतलब अली खामेनेई के लिए इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है और बीच में सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की बीमारी, जिन्हें लेकर अब खबर आ रही है कि अली खामेनेई ने अपने दूसरे बेटे मुज्तबा खामेनेई को अपनी जिम्मेदारी सौंप दी है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक 85 साल के खामेनेई बीमार चल रहे हैं।
ऐसे में अपनी मौत से पहले शांतिपूर्वक पावर ट्रांसफर के लिए खामेनेई ने अपने बेटे को सारी जिम्मेदारियां सौंप दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की एक्सपर्ट असेंबली ने 26 सितंबर को नए सुप्रीम लीडर का चुनाव कर लिया था। खुद खामेनेई ने असेंबली के 60 सदस्यों को बुलाकर गुप्त रूप से उत्तराधिकारी का फैसला लेने को कहा। असेंबली ने सर्वसम्मति से मुज्तबा खामेनेई के नाम पर सहमति जताई। मुज्तबा खामेनेई को पिछले 2 सालों से सुप्रीम लीडर बनाने की तैयारियां चल रही थी। इस दौरान ईरान के लिए जरूरी फैसलों में लगातार उनकी भागीदारी बढ़ती देखी गई। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अली खामेनेई ने अपने पहले बेटे मुस्तफा खामेनेई को अपना उत्तराधिकारी क्यों नहीं चुना। इस बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। मुस्तफा एक रहस्यमयी शख्स हैं। वो बहुत कम अवसरों पर नजर आते हैं। बिना किसी पद के वो बहुत ताकतवर हैं। पिता की तरह सार्वजनिक भाषण नहीं देते। उन्होंने सरकार में आज तक कोई भी पद नहीं लिया है। पूरे देश में उनका प्रभाव नजर आता है। ईरान के खुफिया और दूसरी सरकारी एजेंसी में उनके लोग बैठे हैं। कहा जा रहा है कि ईरान में इब्राहिम रईसी के राष्ट्रपति बनने के बाद मुज्तबा का कद काफी बढ़ गया है। मुज्तबा को रईसी के उत्तराधिकारी यानी कि ईरान के राष्ट्रपति पद के लिए तैयार किया जा रहा था, लेकिन रईसी की मौत के बाद इसमें बदलाव आ गया। सुप्रीम लीडर खामेनेई ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद 4 अक्टूबर को भाषण दिया था। ये उनका आखिरी सार्वजनिक संबोधन था। अयतुल्लाह अली खामेनेई 1989 में रूहुल्लाह खामेनेई के निधन के बाद से ईरान के सर्वोच्च नेता के पद पर काबिज हैं। इस्लामिक क्रांति के बाद खामेनेई को 1981 में राष्ट्रपति बनाया गया। वो 8 साल तक इस पद पर रहे। 1989 में ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी की मौत के बाद उन्हें उत्तराधिकारी बनाया गया। ईरान में सुप्रीम लीडर का पद राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था में सबसे बड़ा है। इसका अधिकार राष्ट्रपति से भी ज्यादा है। सुप्रीम लीडर को देश के सैन्य, न्यायिक और धार्मिक मामलों में फैसले लेने का अधिकार होता है। उसके फैसले को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। ईरान से जुड़े किसी भी जरूरी मुद्दे पर सुप्रीम नेता का फैसला ही आखिरी माना जाता है।